फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 2 से है। क्वेश्चन कहता है, ऑल्दो द करंट पैंडेमिक क्राइसिस which the world is facing requires an all-out efforts from the countries and their dedicated support to multilateralism. However, the world is more fragmented now than ever before. Comment. तो यद्यपि वर्तमान महामारी का संकट जो दुनिया के सामने है उसमें देशों के सभी प्रयासों और बहुपक्षवादों को समर्पित समर्थन की आवश्यकता है। हालांकि दुनिया अब पहले से अधिक खंडित हो गई है। टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो आर्टिकल है हमने ORF से लिया है, वहाँ से हम इसका डिस्कशन करेंगे किस तरह से मल्टीलेटरलिज्म इज द नीड ऑफ द आवर, उसके बावजूद भी कितना ज़्यादा जो है फ्रेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पेपर नंबर अगेन 2 से है। ये साउथ एशिया इज अ रीजन ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स and the artificial state boundaries only impose restrictions on otherwise fluid local lives and livelihoods. Comment. तो दक्षिण एशिया एक अंतर्व्यापी क्षेत्र का एक क्षेत्र है और कृत्रिम राज्य सीमाएं केवल तरल स्थानीय जीवन और आजीविका पर प्रतिबंध लगाती हैं। इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो दोनों क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, इनका डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हमारी जो फेलियर रही चाइना की अभी जो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वहाँ पे हमारी क्या क्या फेलियर रही उसके बारे में भी हम चाइना से संबंधित जो आर्टिकल है उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आज के डिस्कशंस हैं। आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे साउथ एशिया के रीजन में और इवन नेपाल के रीजन में और मल्टीलेटरलिज्म के संबंध में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर IR के स्टूडेंट हैं या फिर अगर PSIR आपका है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होगा। बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, उनको आप लिख के रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला आर्टिकल देखेंगे, फ्रैक्चर्ड मल्टीलेटरलिज्म एंड द सर्च फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो कंट्रीज़ जो है स्ट्रगल कर रही हैं कोविड-19 के आउटब्रेक को कंटेन करने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, UN, वर्ल्ड बैंक ये कमिटेड हैं कि नेशंस को हेल्प करें जिससे कि वायरस कंटेन किया जा सके, पर कोई भी प्रोग्रेस जो है डेफिनेटेड क्योर के लिए अभी तक ध्यान में नहीं आई है, नज़र में नहीं आई है। यूरोपियन यूनियन ने कन्वीन की थी एक इमरजेंसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 4 मई को, जिससे कि ग्लोबल एफर्ट्स को स्टिमुलेट किया जा सके कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर के। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ था 40 कंट्रीज़ का। 3 घंटे लंबी ये मीटिंग चली थी और ओवरऑल $8.2 बिलियन जो है रेज किए गए थे गवर्नमेंट्स और फिलैंथ्रोपीज़ के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जिससे कि मेडिकल रिसर्च केवल की जा सके। तो $8.2 बिलियन जो है मेडिकल रिसर्च के लिए जनरेट किए गए थे। इससे जो है एफर्ट्स मिले जिससे कि ड्रग्स को प्रोड्यूस किया जा सके, वैक्सीन्स को फार्मुलेट किया जा सके, टेस्टिंग किट प्रोवाइड की जा सके जिससे कि वायरस को कंटेन किया जा सके। वायरस अभी तक 5.5 मिलियन लोगों की को जो है पहुंच चुका है, वहां तक इसने अपने पैर फैला लिए हैं। ये जो मल्टीलेटरल इनिशिएटिव था, यहाँ से साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड जो है एक साथ आए थे जिससे कि डेवलपर प्रोड्यूस कर सके कोविड-19 की वैक्सीन। और ये रिफ्लेक्ट करता है एक इमेंस प्रॉमिस जहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म को एक प्रोमिनेंट स्थान मिलना चाहिए था। बट ये एक ऐसा भी टाइम है जब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस में टर्बुलेंसेस क्रिएट हुए हैं। तो क्या कहाँ पे क्या मिसिंग है? सबसे बड़ी चीज़ जो हमने अभी फ़िलहाल के क्राइसिस में देखी है वो यूनाइटेड नेशंस जो है एक्शन से मिसिंग नज़र आया है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ब्रॉड बेस्ड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए, बट जैसे हमने पहले के ग्लोबल क्राइसिस में देखा था, वहाँ पे USA जो है एक लीडर की भूमिका निभाता था मल्टीलेटरल जो भी हमारे इंटरनेशनल क्राइसिस होते थे उनको कंटेन करने के लिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है आज के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स, और इसने जो है एक्सक्लूसिवली अपने ऊपर फोकस किया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है कि वो एक ग्लोबल रिस्पांस जनरेट कर पाए, क्योंकि लीडर के बिना क्या कर पाएंगे आप। तो US से अभी तक लीडरशिप की भूमिका निभाई थी उसने, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पावर ज़्यादा है, इवन रिसर्च पावर ज़्यादा है, और जो एक इसका अगर आप लीडरशिप के लिए बात करें तो एपेटाइट थी लीडरशिप के लिए, वो भी USA की काफ़ी ज़्यादा थी। वो सब इस वक्त मिसिंग है, जिस वजह से जो है वर्ल्ड को भी इस चीज़ की कमी
नज़र आई है। और हमारे जो एक मतलब वर्ल्ड की तरफ से अगर आप बोलें कि वर्ल्ड का एक जो मतलब रिस्पॉन्स रहता है, थोड़ा सा वो म्यूटेड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कोई भी वर्चुअल समिट को अटेंड नहीं किया जो ईयू ने रेज़ की थी। उनकी जो एब्सेंस थी उसने डाउट्स रेज किए थे कि क्या ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल एफर्ट को सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट वैक्सीन के डेवलपमेंट में। 2 सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स जो अमेरिका के थे, उन्होंने साफ बोला कि अमेरिका जो है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर फोकस करता है। और उसने ये भी साफ बोला था कि यूएसए जो है ऑलरेडी लीडिंग कर रहा है, रिसर्च को एफर्ट्स लीड कर रहा है। उसने अपनी इकोनॉमी में फंड बिलियन डॉलर्स के फंड ऑलरेडी दिए हैं रिसर्च को लेकर के, जिससे कि वैक्सीन कंट्री के लिए डेवलप की जा सके। जो वर्चुअल फंड रेजर था ईयू का, उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए थे जिन्होंने जो पहले से डिसएग्रीमेंट में थे ट्रंप के साथ। और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहा है इस पूरे क्राइसिस में डब्ल्यूएचओ के रोल को लेकर के। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि डब्ल्यूएचओ के लिए भी फंडिंग की गई थी, तो कहीं ना कहीं यूएसए इसी वजह से कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट था इन पूरे फंडिंग प्रोसेस में। यूएसए ने रिफ्रेन किया है कि कोई भी जो भी ग्लोबल मेजर कॉन्फ्रेंसेस है वहाँ से पर यूएसए ने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई है, चाहे वो G20 का सेशन हो जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था मार्च के लेट में, चाहे वो ईयू की समिट हो जो कि जिसका नाम था अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म, जो कि मिड अप्रैल में जो है कॉल की गई थी। प्राइमरी एम जो है यूएसए का ये था कि वो अपना जो है आइसोलेशनिज्म करे, आइसोलेशनिज्म। तो ये 2 आपके कीवर्ड्स हैं जो आप यूएसए के संदर्भ में डाल सकते हैं कि यूएसए हैज़ रिसेंटली विटनेस्ड अ ट्रेंड ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म एंड आइसोलेशनिज्म। और यहाँ से जो है इसीलिए यूएसए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में नहीं खड़ा है, और वो जो भी ऐसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट रहा है। जेरेमी कॉन्डिक जिन्होंने जो है इबोला रिस्पांस में काम किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उनका कहना था कि पहली बार है जब यूएसए एब्सेंट रहा है मेजर कॉन्फ्रेंसेस से जहां पर एक ग्लोबल क्राइसिस फेस किया जा रहा हो, और ऐसा शायद वर्ल्ड वार 1 के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं पता कि रिसर्च सक्सीड होगी या नहीं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जिससे कि मल्टीपल एफर्ट्स एक साथ पैरेलल में काम कर सके, क्योंकि ये जो क्राइसिस है सारी दुनिया फेस कर रही है और ऐसे में सभी का एक साथ आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यूनाइटेड नेशंस करंटली जो है अपनी कोविड के केसेस सबसे ज़्यादा हैं यूएसए में इस वक्त। ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है वो ग्लोबल गवर्नेंस को अंडरकट कर रही है, ग्लोबल गवर्नेंस को वीकन कर रही है, और सेंट्रल रीज़न जो है ये यूएस की एब्सेंस है। यहाँ पर आइसोलेट करने से यूएस कहीं ना कहीं ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बना रहा है, और जो सॉलिडारिटी का लैक है वो बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड के लिए कॉस्ट के रूप में उभर के सामने आया है। उसके अलावा जो है टाइम और मनी लॉस यूएसए का भी हो रहा है। दूसरा जो ट्रेंड हमें देखने को नज़र आ रहा है वो ये है कि यूएसए की जो यूरोपियन यूनियन की जो सॉलिडारिटी है वो टेस्ट के ऊपर आई है। तो जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने कहीं ना कहीं एफर्ट्स शो किए हैं जिससे कि मल्टीलेटरलिज्म को आगे बढ़ाया जा सके, बट यूरोपियन यूनियन का जो अटेम्प्ट था काफ़ी डिलेड था, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बहुत इन्होंने डिले करके दी है, और ये एक रेयर डिमॉन्स्ट्रेशन है ईयू का ग्लोबल लीडरशिप को लेकर के। बट इसके अलावा भी ईयू ने एक सेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कमी जो है महसूस की। कंट्रीज़ जो है डाइवर्जेंट मेजर्स अडॉप्ट कर रही हैं इसको कंटेन करने, कोविड को कंटेन करने के लिए, और कंट्रीज एक दूसरे से कम्पीट करती हुई भी नज़र आ रही हैं जिससे कि स्प्रेड को कंटेन किया जा सके। ईयू ने पहला स्टेप तो लिया है ग्लोबल फंड रेजर के रूप में, बट इसने अपने मेंबर स्टेट्स को एग्रीमेंट में लाने में सक्षम ईयू नहीं रह पाई हेल्थ और इकोनॉमिक मेजर्स को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एग्री किया था कि वो $500 ट्रिलियन यूरोस को जो है देंगे अपने नए मेजर्स के लिए, जिस पर बट ये जो $500 ट्रिलियन यूरो का जो कमिटमेंट किया गया था ये सभी 27 मेंबर नेशंस के द्वारा अप्रूव नहीं हुआ। सबसे बुरी तरह से यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हिट हुए थे वो इटली और स्पेन थे, और उन्होंने जो है बार बार रिक्वेस्ट की थी ब्रुसेल्स से कि वो जॉइंट डेट बॉन्ड्स को इशू कर सकें, बट जो वेल्थियर नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ थी जैसे कि नॉर्वे और नीदरलैंड्स, उन्होंने जो है सब्सिडाइज करने के लिए वो तैयार नहीं थी इस डेट को, क्योंकि और ऑलरेडी इटली और स्पेन की बात करें तो ये साउदर्न कंट्रीज़ हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डेट
स्वीडन है। तो $500 बिलियन का बेल आउट जो है वो एक एकम्प्लिशमेंट जैसा लगा, बट शायद ये बहुत इनकोहेरेंट होगा, इसको मीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वेल्दी नेशंस जो हैं EU के, वो कंटिन्यूसली ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं। EU के जो वेल्दियर नेशंस हैं वो जो है EU के साथ सोलिडारिटी नहीं होने दे रहे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके पास कोई और चॉइस नहीं रहेगी। पुअर नेशंस के पास, जैसे इटली और स्पेन के पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी, बट उनको जो है रिस्की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी चाइना जैसी कंट्रीज से। नेटिविज़म जो है EU के बॉर्डर के अंदर देखी जा रही है, और यहाँ पे जो असिस्टेंस है वो फोर्थ कमिंग नहीं है, और उसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो बहुत बुरी तरह से अपने अपने क्राइसिस को अकेले डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इससे EU की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है, और मल्टीलेटरल एफर्ट जो EU ने लिया था उसकी तरफ भी जो कदम है वो थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है, इंटरनेशनली हम टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहे हैं। 5 महीने हो चुके हैं पैंडमिक से जूझते हुए, और कंट्रीज जो है टाइम के अगेंस्ट रेस कर रही हैं जिससे कि कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप कर सकें। कंट्रीज जैसे कि USA, चाइना, इंडिया और UK, इन्होंने जो है क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं अपनी लेबोरेटरीज़ में। उसके अलावा इंडिविजुअल एफर्ट्स भी लिए गए हैं बाकी सारी कंट्रीज़ के द्वारा, जैसे कि $8.2 बिलियन का प्लेजिंग की गई थी इस समिट में, जो कि एड करेगी रिसर्च को, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को फ्यूचर वैक्सीन के लिए। तो इस अलायंस का नाम था अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म। ये इंश्योर करेगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट मिलता रहे, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि पैंडेमिक को कंटेन किया जा सके। उसके अलावा अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म ये भी देखेगी कि सभी नेशंस के पास इक्वल एक्सेस हो फ्यूचर वैक्सीन्स का। उसके ग्लोबल एफर्ट्स होने के बावजूद अभी प्रेडिक्ट करना कि वैक्सीन वर्क करेगी या नहीं, ये काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर एंटनी फॉसी, जो कि US गवर्नमेंट के टॉप एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर एवरीथिंग ट्रैक पे रही, सब कुछ ट्रैक पे चला, फिर भी डेवलपमेंट जो है वैक्सीन का 12 से 18 महीने लेगा, और बाकी सभी वायरस की तरह एक वैक्सीन फाइंड करना जो है एक ट्रीटमेंट के रूप में काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेशंस करते हैं। तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वैक्सीन उसके सभी वायरस के ऊपर वर्क करेगी या नहीं, बट जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती तब तक जो है बार बार सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो है इन्फेक्शन की रीअकर होती रहेगी। उसके अलावा मेलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन की अगर बात करें तो उनका कहना था कि पैंडेमिक जो है कंट्रीज़ में तब तक उसका अंत नहीं होगा जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती, अदरवाइज जो है वैक्सीन ही केवल सॉल्यूशन है। इसीलिए कंट्रीज़ को ये रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है कि ये काफ़ी सीवियर हेल्थ क्राइसिस है, और इसके लिए हमें कलेक्टिव और जॉइंट रिस्पांस की ज़रूरत है। केवल यही एक आंसर होगा। EU सक्सेसफुल तो हुआ कंट्रीज़ को एक साथ लाने में कोalition के रूप में, बट कॉपरेशन का लैक है उसके खुद के मेंबर स्टेट्स में। इस सिचुएशन को और कंपाउंड करने के लिए USA ने जो है एक एब्डिकेशन किया है अपने ट्रेडिशनल एजेंडा सेटर के रोल से। तो इस वजह से कंट्रीज़ आज जो है एक साथ नहीं आ पा रही हैं एक फोरम पे, और वर्ल्ड जो है बुरी तरह से सफ़र कर रहा है, और ये सफ़र करता रहेगा जब तक वायरस जो है कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, वो पूरे विश्व को जो है थ्रेट पहुंचाता रहेगा। जैसे कि एक आपको याद होगा कि एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, पॉवर्टी एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। उसी तरह से वायरस एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू आवर वेलबींग एवरीवेयर। ये जो है ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। वायरस कंटेन करने के लिए सिर्फ जॉइंट एफर्ट्स काम आ सकते हैं। इस तरह से जो फ्रैगमेंटेशन है, ये न केवल हमारे जो वायरस को कंट्रोल करने के एफर्ट्स को अंडरमाइन करता है, बल्कि हमारे एज अ ह्यूमन अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें, उसको भी थ्रेटन करने की सक्षमता रखता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ये वायरस इतना ज़्यादा डेडली ना, इतना मतलब कम डेडली ना हो करके, अगर इसकी डेडली पन जो है इवन सार्स के या मर्स के बराबर होता, तो कितनी ज़्यादा ह्यूमन कॉस्ट हम अभी तक दे चुके होते इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, बिकॉज कंट्रीज़ जो है एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है। क्राइसिस के वक्त भी आजकल सभी कंट्रीज़ अपनी पेटी पॉलिटिक्स खेलती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि एक अपने आप में काफ़ी ह्यूमन मतलब आप नेचर की बात कर सकते हैं कि ये ह्यूमन नेचर को दर्शाता है कि किस तरह से हम क्राइसिस के वक्त भी एक साथ ऐसी ह्यूमैनिटी बैंड अप नहीं कर पाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, और डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छा एक चाइना के संदर्भ में और एक साउथ एशिया के संदर्भ में, जहाँ से अगेन आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। यहाँ से आपको कुछ कीवर्ड्स मिले होंगे, जैसे कि हमने USA की बात करी, आइसोलेशनलिज्म, एब्डिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल एजेंडा सेटर रोल, और इसी तरह से EU की हमने बात करी कि उसके मेंबर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है नोटिस करते रहिए, इनको जो है बार बार ध्यान रखिए, जिससे कि आप अपने आंसर राइटिंग में इनको इनकॉर्पोरेट कर सकें।
नेक्स्ट आर्टिकल आपका है इन बॉर्डर क्लेम्स री इमेजिनिंग साउथ एशियाज बाउंड्रीज। तो जो बैकड्रॉप ये है कि टेरिटोरियल असर्शंस जो किए जा रहे हैं और ये जो एंटिटी है रीजन साउथ एशिया की जो एंटिटी है उसको ही रीथिंक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्लेम्स और काउंटर क्लेम से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में ये आया था कि नेपाल ने अपना जो मैप है उसको चेंज करके काला पानी एरिया, लिपुलेक और लिम्बू धारा वाला जो एरिया है वो अपने मैप में शो कर दिया है। उसके बाद वहाँ पर अब पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गया है और ओली ने ये स्टेटमेंट दिया कल कि इंडिया के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं और उसको जो है हटाने की कोशिश की जा रही है इंडिया से। बट बात ये है कि जो नेपाल का ये जो एग्रेशन नेपाल की तरफ से जो यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की गई है उससे कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ब्रेकेज आने शुरू हो गए, फॉल्ट लाइन शुरू हो गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का जो सबसे स्ट्रांग नेता है प्रचंड दहल, वो भी जो है ओली के अगेंस्ट है और बार बार ओली पे के ऊपर जो है पार्टी के 3 बड़े ऑफिसर्स लीडर्स के द्वारा उसके ओली के ऊपर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अब अपनी रेजिग्नेशन दें। तो ये आपका जो है बैकड्रॉप है, जिस बैकड्रॉप में हमें इस आर्टिकल को देखना है। तो धीरे धीरे नेपाल और इंडिया का जो भी हमारा इशू है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉपुलर पॉलिटिकल डिबेट में और पॉपुलर पॉलिटिक कन्फ्रंटेशनल ट्रेंड ऑफ पॉपुलर पॉलिटिक्स उसके तरफ मूव करता हुआ नज़र आया है। दोनों साइड्स कहीं ना कहीं अपने एसर्जन्स को, क्लेम्स को लेकर के बैक करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक बड़ा एरिया जो है नेपाल ने लेने की कोशिश की है और नेपाल को भी इस संबंध में थोड़ी सी जो है कॉशन बरतने की ज़रूरत है मैप पास आउट करने से पहले। अब क्योंकि तीर निशाने से निकल चुका है, ऐसे में कन्फ्रंटेशनल जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स आएगी और यहाँ से संबंध और ज़्यादा डाउनग्रेड होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि बाउंड्रीज चेंज करने से जो एक्चुअल लाइव्स हैं उन पे चेंजेस नहीं आए हैं। और इंडिया और नेपाल की अगर हम बात करें तो बहुत इंटीग्रेटेड हमारी लाइफ स्टाइल से, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में, और ये जो बाउंड्री चेंज हुई है उससे लाइव्स और लाइवलीहुड के ऊपर इफेक्ट सीधा सीधा पड़ा है। एक मेजर प्रॉब्लम ये है साउथ एशियन पॉलिटिक्स की कि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं स्टेट सेंट्रिक जो है पैराडिग्म से डिसीजन मेकिंग की जाती है। स्टेट सेंट्रिसिज्म में ये एजम्पशन है कि यहाँ पे स्टेट स्ट्रक्चर जो है सिर्फ इसका एक सोल आर्बिट्रेटर है, मतलब इन्होंने सिर्फ जो है स्टेट जो है सोल आर्बिट्रेटर है, स्टेक होल्डर सिर्फ स्टेट को बनाया जाता है, जबकि जो लोग बाउंड्री एरियाज़ में रहते हैं उनकी भी इक्वल स्टेक होता है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ पे जो असर पड़ता है वो बाउंड्री एरिया में रहने वाले लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उनका आर्बिट्रेशन में कोई रोल नहीं होता। इसलिए जो है ये बॉर्डर इश्यूज़ ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं साउथ एशिया में स्पेसिफिकली। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें और एक्सपीरियंशियली देखें तो आप ये फाइंड करेंगे कि साउथ एशिया में पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर्टिफिशियल हैं और साउथ एशिया अपने आप में एक नेचुरल रीजन है और विश्व का सबसे बड़ा ऐसा नेचुरल रीजन है जहाँ पे ओवरलैपिंग कल्चर्स हैं, जहाँ पर ओवरलैपिंग कस्टम्स हैं, जहाँ पर ओवरलैपिंग पॉपुलेशंस हैं, और इस वजह से बाउंड्रीज जो है काफ़ी आर्टिफिशियल सी फील होती हैं। इंटरेस्टिंगली काफ़ी जो एक रियलिस्ट फैशन स्टेट क्राफ्ट जो है डोमिनेंट है साउथ एशियन पैटर्न में, बट टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है वो ज़्यादा वैल्यू की जाती हैं लाइवलीहुड और वेलबींग से को लेकर के। पेट्रियाटिज़म एक काफ़ी जो है ज्वलंत मुद्दा है साउथ एशिया के सभी कंट्रीज़ में। अगर आप देखें, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म में एक जो रिटोरिक लिया जाता है नेबर को, आप देखिए किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, अपने नेबर को एज एन एनिमी जो है देखते हैं इन कंट्रीज़ में, जहाँ पे नेबर को एज एन एनक्रोचर, एज एन एग्रेसर देखा जाता है, जिस वजह से संबंध और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो वहाँ बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ता है। तो पैट्रियाटिज़म एक्सेसिव हो जाए तो उसको जिंगोइज़म कहा जाता है। पैट्रियाटिज़म की जगह साउथ एशिया के अंदर जिंगोइज़म देखा जाता है, जो कि काफ़ी मायोपिक है, जिसकी वजह से हॉस्टिलिटीज़ हो जाती हैं, रियल और इमेजिन्ड हॉस्टिलिटीज़ जो है फेस की जाती हैं, और इसी वजह से आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिस्प्यूट्स काफ़ी अराइज होती हैं साउथ एशिया के रीजन में। बेसिकली अगर हम रीजन की बात करें तो कॉन्टेस्टेड आइडिया है साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कोई भी साउथ एशिया का स्टेट किसी भी मतलब
रिकॉग्नाइज नहीं करता रीजनल आइडेंटिटी को या रीजनल पॉलिटिक्स को। मतलब कि साउथ एशिया में अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड कोई रीजन है तो वो साउथ एशियन रीजन है। अब आप साउथ ईस्ट एशिया को अगर आप देखेंगे, आसियान है, कितना ज़्यादा इंटीग्रेशन है। यूरोप में देखिए EU, एनिमी कंट्रीज थे फ्रांस और जर्मनी, आज जो है काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड है। आप अगर साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है इंटीग्रेशन है, नॉर्थ अमेरिका में इंटीग्रेशन है, अफ्रीका में इंटीग्रेशन है। सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड कोई रीजन है तो वो साउथ एशियन रीजन है। और सब उसका रीज़न जो है वो है आपका पैट्रियोटिज्म या जिंगोइज्म, जो कि आर्टिफिशियल बाउंड्रीज की वजह से क्रिएट हुआ है। एक और चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि साउथ एशिया जोग्राफिकली, अगर आप जोग्राफिकली देखें या कल्चरली देखें, सबसे ज़्यादा नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग है साउथ एशिया अपने आप में। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम सब उसके अलावा सबसे ज़्यादा नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग होने के बावजूद सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे कंटेस्टेड ग्रुपिंग है। सबसे ज़्यादा जो है जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आते हैं वो साउथ एशिया के रीजन से आते हैं। इसीलिए साउथ एशिया को जो है दोबारा एज ए रीजनल स्टेट अपने आप को दोबारा सोचने की ज़रूरत है, रीजन्स के बारे में नहीं, रीजन्स ऑफ रीजन के बारे में, कि ये जो हमारी लाइवलीहुड्स हैं, कल्चर है, ये सब सेम है, फिर इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों, ये देखने की ज़रूरत है। सबसे एक और जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है कि लाइफ यहाँ पे काफ़ी फ्लूइड है। मतलब कि एक और जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो कि कंटेम्प्रेरी क्राइसिस को क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, वो होना चाहिए लोगों की, जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड्स को देख करके, क्योंकि उनकी जो लाइफ्स हैं इतनी ज़्यादा जो है इंटरकनेक्टेड हैं। क्लियरली जो है बॉर्डर की आर पार न केवल शादियाँ होती हैं, मूवमेंट्स होता है गुड्स का, लोगों का, कल्चरल फ्लोज होते हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, पूजा की जगह हैं, वो जो है एक दूसरे की कंट्रीज़ में सिचुएटेड है। तो इतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी है इस लाइफ इसमें। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यूरोप का एग्जांपल दिया था आपको, फ्रांस और जर्मनी बहुत क्लोज नेबर्स हैं, ठीक है, बट उनके जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं, कल्चर है, टोटली डिफरेंट है। बट अगर आप इंडिया और नेपाल की बात करेंगे तो हमारे पास सेम कल्चर है, बिल्कुल सेम कल्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है कल्चर में ज़्यादा। थोड़ा बहुत देखिए रीजन की वजह से डिफरेंस आ जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी जो है इतना ज़्यादा जिंगोइज्म देखा जाता है। इवन शादियाँ होती हैं क्रॉस बाउंड्री, इवन जो है कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, उसके बावजूद जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हमें देखना ज़रूरी है। स्टेट क्राफ्ट में जब भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं वहाँ पे लाइव्स और लाइवलीहुड को भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मानते हुए तब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो शायद जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। अब देखिए ये जो लाइन्स हैं काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं कि साउथ एशिया की जो लाइफ है वो जो एड्ज पर लाइफ है वहाँ पे फ्लूइडिटी होनी मतलब हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज़ हैं, टेरिटोरियल लिमिट्स को कंफर्म करती हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल लिमिट्स को कंफर्म नहीं करती हैं। रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो जो बाउंड्री पे लोग रहते हैं एक्चुअली ना तो वो इस नेशन को बिलोंग करते हैं ना उस नेशन को बिलोंग करते हैं। उनकी लाइफ्स इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ, वो जो है दोनों स्टेट्स को बिलोंग करते हैं एक साथ, मतलब वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के नहीं है, दोनों कंट्रीज़ के साथ इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ्स इंटीग्रेटेड होती हैं कि वो एट द सेम टाइम दोनों नेशंस को बिलोंग करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो सिर्फ साउथ एशिया में हमें देखने को मिलेगा। नॉन सेडेंटरी प्रैक्टिसेस जो है उनकी लाइफ का एक पार्ट होती हैं, जैसे कि उनकी जो पोजिशनैलिटीज़ हैं वो उनकी एस्पिरेशन के साथ चेंज होती रहती हैं। प्लूरैलिटी, डिफरेंसेस, इंक्लूसिविटी, ये सारी जो है कोहेरेंस है जो बॉर्डरलैंड की जो ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है बॉर्डरलैंड की जो डेफिनेशंस है उसको चेंज करती हैं, लॉजिक को डिफाई करती हैं। और यहाँ पे एक यूनिफाइंग एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी नहीं है जो कि नेशन स्टेट्स में होती है। तो कोई यूनिफाइंग आइडेंटिटी नहीं है जो नेशन के साथ हो, दोनों तरफ की जो है मिक्स्ड आइडेंटिटीज़ हैं जो बॉर्डर एरियाज़ वाले लोगों के अंदर होती हैं। और ये मिक्स्ड आइडेंटिटी होने की वजह से इनकी जो लाइफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड हमें देखने को मिलेंगी। कितना भी आप एक रियलिस्टिक जो है पोजीशन अपना लें, बॉर्डरलैंड जो है साउथ एशिया में ये नेचुरल वेसल की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ पे जो स्टेट पैराडिग्म है वो थोड़ा सा हमारा डीसेंशलाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरमिक्सिंग है कल्चर की। जैसे कि उनके रहने की जगह,
वो जो है रियल है, बट रियलिस्टिक जो है स्टेट क्राफ्ट के पॉलिसी में रियलिस्टिक जो है आप उसको कोई टर्म नहीं दे सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन है, इतना ज़्यादा क्लोज आइडेंटिटी का मिक्सचर है कि देखना जो है मुश्किल हो जाएगा कि कौन किस नेशन को एक्चुअली बिलोंग करता है। तो ये प्रोटोकॉल्स में नहीं जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्टेट पैराडिग्म में आप इन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कल्चरल सिमिलैरिटी है इंडिया और नेपाल की कि ना केवल उनके अंदर कल्चरल और सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड सेम है, बल्कि ऑफिशियली उन्होंने जो है ट्रीटीज़ में भी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ किया है इस सिमिलैरिटी को, और इसीलिए पोरस बॉर्डर जो है इंडिया और नेपाल का माना गया था। जब तक इंडिया और नेपाल इस रियलिटी को देखने की स्टेट पैराडिग्म के अलावा जाकर के नहीं देखेंगे, तब तक वो अपने रीजनल एक्सपेरिमेंट्स का फ्यूचर को जो है बर्बाद करते रहेंगे। जैसे कि चाहे आप BBIN की बात कर लें या फिर आप बिम्स्टेक की बात करें, तो ये जितने भी हमारे सब रीजनल इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी सब रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। वो रीजनल इंटीग्रेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम स्टेट पैराडिग्म से बाहर निकल के लाइव्स और लाइवलीहुड पे फोकस करना शुरू करें और ये रिकॉग्नाइज करें एज ए स्टेट पॉलिसी कि लोग जो है इतना ज़्यादा कल्चरल इंटीग्रेशन है कि आप बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोगों को फ्लूइडली नहीं मतलब एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते कि ये सिर्फ इंडियन है और ये सिर्फ नेपाली है, या फिर ये सिर्फ इंडियन है, ये सिर्फ बांग्लादेशी है, क्योंकि लाइव्स और लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, शादी ब्याह का रिलेशनशिप्स जो है उनके किन रिलेशनशिप्स, एथनिक रिलेशनशिप्स आपस में बहुत ज़्यादा हैं और इंटीग्रेटेड एथनिक रिलेशनशिप्स हैं। इस वजह से वो एक बहुत बड़े जो है स्टेक होल्डर हैं जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए, या कम से कम उनकी बात जो है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के वक्त पहुंचनी चाहिए। उनके प्रिज्म से भी हमें देखना ज़रूरी है। तो इंडिया और नेपाल साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरह उनको जो है ये रीथिंक करने की ज़रूरत है कि साउथ एशिया जो है रीजन ऑफ रीजन्स है, और उसके अलावा जो है रीजनल कॉपरेशन की जो लैंग्वेज की बात करते हैं वो मटेरियली ना केवल रिवार्डिंग होनी चाहिए बल्कि लाइव्स और लाइवलीहुड को कनेक्ट करने वाली होनी चाहिए। रीजन और रीजनल आइडेंटिटी केवल इश्यू नहीं है रियल पॉलिटिक का साउथ एशिया में, बल्कि एक यहाँ पे जो है एक ऑफिशियल एकोमोडेशन की ज़रूरत है जहाँ पर हम एक दूसरे के जो चिंताएं हैं उनको समझें और रीजनल इंटीग्रेशन के लिए ये ऑफिशियली एकोमोडेट करें कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं वो हमारी बाउंड्रीज़ के रीइंफोर्समेंट करने से इफ़ेक्ट होती हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारी जो साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स है वो फ्रेगमेंटेड रहेगी, वो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक रहेगी। जब तक हम उन एरियाज़ में अपने जो है टोटल क्लेम्स को ना हटा करके लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर क्लेमिंग करें तब तक ज़्यादा जो है हमें बेनिफिट मिलेगा। तब तक जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हमें जो है इस तरह के कन्फ्रंटेशंस फेस करने पड़ेंगे अपने नेबर्स के साथ, और जो साउथ एशिया का रीजन है तब तक इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। और देखिए इंटीग्रेशन ना हो पाने की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, फ्री ट्रेड नहीं हो पाती है, और हमारी जो अगर आप बात करें ऑक्यूपेशन की तो ऑक्यूपेशन जनरेशन कम हो पाता है। फिर बहुत सारे ऐसी हमारे कंट्रीज़ के बीच में न केवल बाउंड्रीज़ कॉमन है बल्कि देखिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो भी कॉमन है। अगर सब कंट्रीज़ इंटीग्रेट होकर के काम करें तो साउथ एशिया का रीजन बहुत सारी चीज़ों के लिए लीडिंग एक्सपोर्टर बन सकता है। फॉर एग्जांपल जूट टेक्सटाइल हो गई, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, फिर आपका जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गई। इसमें काफ़ी रिच है, नेचुरली काफ़ी रिच है ये रीजन, बट इंटीग्रेशन की कमी होने की वजह से लाइवलीहुड में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा जो एक सिक्योरिटी थ्रेट है वो हमेशा लूमिन करता रहता है। जिंगोइज़म की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बढ़ जाती हैं और म्यूचुअल सस्पिशन क्रिएट होता है, और उसकी वजह से जो न केवल इकोनॉमिक प्रेशर पड़ता है, डिफेंस बजट्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं और साथ साथ हमारा जो एक इकोनॉमिक एडवांसमेंट है वो कम होता है। ट्रेड का जो डेफिसिट है, ट्रेड जो है आपस में नहीं हो पाता, इस वजह से जो हमारी आउटपुट है वो भी डिक्रीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक रियलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड से देखें तो शायद
साउथ एशिया के रीजन को इंटीग्रेट अगर हम करने की कोशिश करें तो न केवल हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं उनके ऊपर अगर हम थोड़ा थोड़ा क्लेम हटाएं और उनको फ्लूइड रखने की कोशिश करें तो हमारी जो लाइफ्स हैं वो बेहतर हो पाएगी और साउथ एशिया एज अ रीजन जो है बेहतर बन पाएगा। जब यूरोप कर सकता है, अमेरिका कर सकता है और आपका जो है अफ्रीका कर सकता है, तो साउथ एशिया को भी अब अपना एक्सेसिव जिंगोइज्म गिव अप करके ये करके देखना चाहिए, एज एन एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट करना चाहिए कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ हमें देखने की एक नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अभी तक युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। 2 विश्व युद्ध हम लड़ चुके हैं और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बेटर होगा कि हम एक टेबल पे नेगोशिएट करके चीज़ों को सॉल्व करें। फिर ब्रीफ रिप्राइव, अगर ये पाकिस्तान के संबंध में है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है, उससे थोड़ा सा पाकिस्तान को जो है बेनिफिट मिलता है। ऑलमोस्ट उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, 3 महीने का और एक्सटेंशन है। तो आप देखें पिछले साल से जो है ये FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। अब यहाँ से अगर उसको रास्ता है, या तो वो ब्लैक में जाएगा या फिर वो जो है वापस अपने नेचुरल उसमें चला जाएगा, मतलब जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं करता तब तक ये ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आएगा। तो ये पाकिस्तान के ऊपर अभी एक ये जो है काफ़ी बड़ा इम्पेचस है कि वो अब अपनी स्थितियों को सुधारने की कोशिश करे। टेरर फंडिंग जब तक वो इम्प्रूव नहीं करता तब तक उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। ये ब्रीफ रिप्राइव है, और रिप्राइव मिली क्यों है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक रोल रहा है उसको, अगर आप बोलें तो अफ़गानिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है तालिबान से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने में पाकिस्तान ने एक सेंट्रल भूमिका निभाई है। तो इस वजह से बाकी कंट्रीज़ जैसे कि USA हो गया और रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये पाकिस्तान के स्टैंड पॉइंट को एकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। बट हाँ, FATF क्योंकि अपने आप में एक रीजनल ग्रुपिंग है और उसमें बाकी क्योंकि कंसेंसस से डिसीजंस होते हैं, तो बाकी भी जो कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं पाकिस्तान और टेररिज्म से, उन कंट्रीज़ ने भी लॉबिंग की हुई है और पाकिस्तान जो है इसको रिप्राइव को बहुत ज़्यादा फेस नहीं कर पाएगा। इवन अभी US की रिपोर्ट आई थी टेररिज्म को लेकर के, उसने क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान आज भी एक सेफ हेवन है UN प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स के लिए। रिपोर्ट ने ये भी ऐड किया कि जो इसके स्टेप थे पाकिस्तान के कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के लीडर्स को अरेस्ट करेगी, वो भी इनएडिक्वेट थे। पिछले साल पाकिस्तान ने ये परस्यू किया था कि उसने इंडाइटमेंट चार्जेस लेकर के आया था LET के लीडर्स के खिलाफ, बट सीरियस चार्जेस जो है किसी के ऊपर नहीं आए, ना हाफिज़ सईद जो कि मास्टरमाइंड था 26/11 का, इवन उसके ऊपर भी जो है कोई भी सीरियस चार्ज नहीं लगाया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो बहुत सारे जो कमांडर्स हैं जैसे ज़ाकिर रहमान लखवी हो गया, साजिद मीर हो गया, जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अज़हर, ये आज भी पाकिस्तान की पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला था। तो ये एक अंडरलाई करता है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का एटीट्यूड जो टेरर ग्रुप्स की तरफ है वो काफ़ी जो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, उनको एज ए नेशनल हीरो के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इंटरनेशनली रहेगा कि वो सब्सटैंशियल जो है एक्शन ले टेररिस्ट ग्रुप्स को डिसमेंटल करने के लिए। पाकिस्तान का जो फेल्ड अटेम्प्ट था, जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश किया था कि इंडिया की साइड के 4 लोगों को एज ए टेररिस्ट UNSC से डेसिग्नेट कराए, इसको वीटो कर दिया गया था USA के द्वारा। वो बताता है कि पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है इंडिया को लेकर के, या इवन UNSC में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। पाकिस्तान सोच रहा है कि उसका जो रोल है एज अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, उससे पाकिस्तान को बहुत सारे कंसेशंस मिल जाएंगे, शायद कुछ टाइम के लिए उसको कंसेशन मिल भी जाएं, बट जो रिगरस FATF एक्शन प्लान है और कंबाइंड एक्शन है इस कंट्रीज़ का जो इस FATF ग्रुप का हिस्सा है इंक्लूडिंग इंडिया, उससे पाकिस्तान को जो है रियलाइज़ ये करना होगा कि केवल क्लियर और कंसिस्टेंट एक्शन ग्राउंड पर, तभी उसको जो है FATF की कमिटमेंट से फ्री कर पाएंगे। जब तक पाकिस्तान जो है टेरर ग्रुप्स को डिसमेंटल नहीं करता तब तक FATF उसको हो सकता है 1-2 साल और ग्रांट कर दे, बट FATF तब तक छोड़ने वाला नहीं है, उसको ऑन ग्राउंड एक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये एक ब्रीफ रिप्राइव है और पाकिस्तान को ये अब समझ लेना चाहिए।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लेटर एंड स्पिरिट। तो ओपोजिशन जो नए डोमिसाइल रूल्स को लेकर के जम्मू और कश्मीर में, उसमें पुराने डर और नई सस्पिशंस हैं जिसकी वजह से ये ओपोजिशन किया जा रहा है। अब देखिए ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख लोग हैं जो कि रिफ्यूजीज़ थे, पाकिस्तान से आए थे। फिर सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि जिन्होंने रिसेटल किया था बाकी इंडिया के पार्ट से जम्मू एंड कश्मीर में, और गोरखास थे जो एज अ सोल्जियर आए थे इंडिपेंडेंस से पहले और फिर जम्मू एंड कश्मीर में सेटल हो गए थे। तो यहाँ पे इन लोगों को डोमिसाइल नहीं मिली थी और अब नए रूल्स के तहत इनको डोमिसाइल दी जाएगी। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल पावर्स की बात करें तो उन्होंने जो परमानेंट रेसिडेंट्स थे वो जो है उनके पास स्पेशल पावर्स रहती थी, जैसे कि वो लैंड ओन कर सकते थे। एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट राइट केवल परमानेंट रेसिडेंट्स के पास थे। इस वजह से जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे उनको जो है काफ़ी डिनायल फेस करना पड़ता था अपॉर्चुनिटीज़ का, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिक्स में। ये सिचुएशन जो है अनजस्ट भी थी और अनटेनेबल भी थी। और सब आर्टिकल 300 आप देखिए, आप खुद देखिए, द हिंदू में ये लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि द हिंदू ये चीज़ लिख रहा है, कि ये रियलाइजेशन जो होना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी तक वहाँ पे नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स थे उनके साथ जो है बहुत बड़ा फंडामेंटल अत्याचार, मतलब फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उसको वो उनको नहीं मिल रहे थे, उनको डिनायल की जा रही थी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में। और ये सिचुएशन जो है अनजस्ट थी और साथ साथ अनटेनेबल भी थी। आर्टिकल 370 और 35A चेंज होने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है परमानेंट रेसिडेंट का, ये डिसकंटिन्यू हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में। नए डोमिसाइल रूल के तहत कोई भी जो जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल रहा है या किसी ने स्टडी किया है 7 साल कंटिन्यूसली और 10th और 12th की एग्जामिनेशन जो है इस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपीयर किया है, वो उसको डोमिसाइल ग्रांट की जा सकती है। उसके अलावा जो हिस्टोरिकल डिप्रिवेशन था इन लोगों का, इस सेगमेंट का, वो भी जो है डू अवे किया जा रहा है। मतलब कि जो लोग अभी करंटली जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं उनको जो है पूरा डोमिसाइल का राइट होगा और एसोसिएटेड राइट्स मिलेंगे। अब सब इस चीज़ से खुश नहीं है क्योंकि जो डोमिसाइल, ऑब्वियसली आप सोचो कि किसी का एकाधिकार था एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में और लैंड ओनरशिप में। अब वो अगर एकाधिकार छिन जाएगा तो जो जिसका छिन रहा है वो तो अब ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा, वो तो खुश होगा ही नहीं। तो यही एक रीज़न है कि ये जो आप इसको आप किसी भी तरह जस्टिफाई कर लीजिए। लेफ्ट अगर आप आइडियोलॉजी लगा लेंगे तो उसको सेकुलरिज्म आप कम्युनल कलर दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक छिनाव हुआ परमानेंट रेसिडेंट्स का, उसने कहीं ना कहीं परमानेंट रेसिडेंट्स के अंदर सस्पिशंस क्रिएट किए हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जब आप सैनिटरी वर्कर्स को बाहर से ला रहे हैं, सोल्जर्स को बाहर से ला रहे हैं, तब डेमोग्राफी तो चेंज थी ही। डेमोग्राफी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली चेंज थी। बस आपने जो है जो डेमोग्राफिकली चेंज लोग हैं उनको आपने एज अ स्टेट उनकी अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई की, उनको जो है डोमिसाइल नहीं ग्रांट किया। तो ये एक इनजस्टिस हो रहा था स्टेट के द्वारा, जिसको करेक्ट करने की कोशिश की गई है। अब इसको जो है एक अलग कलरेशन दिया जा रहा है बहुत सारी लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि ऑन ग्राउंड डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। डेमोग्राफी उसी दिन चेंज हो गई थी जब 1990 में कश्मीर के पंडित्स के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज टेरर अटैक्स किए गए थे और उनको उनकी लैंड ओनरशिप से वंचित करके भागने के ऊपर मजबूर कर दिया गया था। साफ साफ बोला गया था अपनी यहाँ मतलब लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किए गए थे मस्जिदों से कि अपनी लेडीज़ को, अपनी फीमेल्स को छोड़ करके भाग जाएं। तो और बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की गई थी, मास ग्रेव्स हुई थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और जो नेबर्स थे, जो इस्लामिक नेबर्स थे, उन्होंने भी अपने नेबर्स का, हिंदू नेबर्स का सपोर्ट नहीं किया। तो डेमोग्राफी इसी दिन चेंज हो गई थी। डेमोग्राफी की अब चेंज की कोई भी आप बात आपके सामने बात करें तो आप उसको ये ज़रूर रिमाइंड करें कि डेमोग्राफी 1990 में चेंज हो गई थी और उसके बाद जो लोग वहाँ रह रहे थे वो भी डेमोग्राफिकली चेंज थे, बस उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको अब ग्रांट किए गए हैं। तो ये जो है नए सस्पिशंस को जन्म देता है। कम्युनिटीज़ जहाँ पे नेगोशिएशन की पावर नहीं है और अनफेमिलियर मार्केट में नेगोशिएट नहीं कर पाते, वहाँ पे थोड़ा सा इंसुलेशन की ज़रूरत होती है। ये बात सही है।
बट अगेन लिटरेसी का रेट जो है हाई करें, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अगर आप दें, मटेरियल स्टैंडर्ड्स अगर आप इम्प्रूव कर देते हैं तो वहाँ पे जो है कोई बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिकल चेंजेस नहीं आएंगे। मूवमेंट जो है इकोनॉमिक रीजंस की वजह से स्टेट में होता है। स्टेट री इंजीनियर डेमोग्राफिक चेंजेस जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर नहीं होने चाहिए, और ऐसा हो भी नहीं रहा है। देखिए, ये जो फियर्स है ना, ये दिमाग में ज़्यादा है, हमेशा फियर दिमाग में ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकली कम होता है। और जो कोकून ऑफ नेटिविज्म है, इसको कभी ना कभी टूटना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कोकून नेटिविज्म का सन ऑफ सॉइल वाली थ्योरी लगा के रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारी नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी नहीं हो पाएगी। बॉर्डर एरियाज़ में नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी होने की बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे। तो ये जो एडिटोरियल है मेकिंग सेंस ऑफ चाइनाज कैलकुलेशन, इसमें कहीं ना कहीं ये आर्ग्यू किया गया है कि दिल्ली और बीजिंग दोनों ने ही कहीं ना कहीं ये कुछ जो है अपनी कैलकुलेशंस में सीरियस मिस्टेक्स की हैं, जिस वजह से ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसकी वजह से दोनों साइड से जो है पहली बार 1967 के बाद पहली बार इतनी हाइट पे, मतलब उस एरिया में, गलवान के एरिया में लाइफ का लॉस हुआ है। नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो है चाइनीज़ साइड में उन्होंने ओपन नहीं की कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, आप कयास आप कितना भी लगा लीजिए, बट हाँ उन्होंने फॉर्मली ये जो है ज़रूर इंडिकेट किया था कि कम से कम उनका एक कर्नल तो ज़रूर उन लोगों में से था जो मारे गए थे। अब ये इंसिडेंट एक ऑब्वियस इंसिडेंट था, क्योंकि इस इंसिडेंट के आसपास जो हालात चल रहे थे वो काफ़ी पहले से जो है चालू हो गए थे, बट कहीं ना कहीं एक ये होप था कि शायद जो कॉप्स कमांडर की मीटिंग है उसमें म्यूचुअल कंसेंसस हो जाएगा और डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। तो 22-23 जून के आसपास जो है डिसएंगेजमेंट की अगेन जो सेकेंड बार मीटिंग हुई, आपने देखा 6 जून को जो है पहली मीटिंग हुई थी, 22 और 23 जून को 2 दिन चली थी समिट लेवल मीटिंग दोनों कॉप्स कमांडर की। उसमें जो है दोनों साइड्स ने कहा था कि वो ग्रेजुअल और वेरीफाइबल डिसएंगेजमेंट करेंगे, बट अभी जो चाइनीज़ साइड से सैटेलाइट्स इमेजेस आ रही हैं, एक बहुत अच्छा अकाउंट है ट्विटर पर जो इन इमेजेस को स्टडी करता है, डिस्टर्फा, आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स भी उसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ से जो है जो इमेजेस आ रही है, सैटेलाइट इमेजरी जो आ रही है, वो ये दिखा रही है कि चाइनीज़ जो पोस्ट है LAC के जस्ट पार, मतलब LAC के विद इन 1 किलोमीटर, और हमारी जो पेट्रोल पॉइंट 14 है उसके जस्ट सामने को पड़ेगा, उस एरिया में चाइनीज़ ने दोबारा अपने जो है टेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, रिस्टोर करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो टेंट के साइजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और इवन वहाँ पे जो है टैंक्स वगैरह भी देखे गए हैं उस एरिया में। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अभी डिसएंगेजमेंट का कोई उनकी तरफ से कोई भी वो नहीं है, डिसएंगेजमेंट का वो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा एक और जो न्यूज़ आई थी कल ही, जो न्यूज़ ओपन हुई थी चाइनीज़ साइड से, ये और पता चला था कि वो मार्शल आर्ट जो है ट्रेनर लेकर के आ रहे हैं अपनी चाइनीज़ फोर्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये अपने आप में जो है चौंकाने वाली। सो ये गाइस जो सिचुएशन है ये काफ़ी टाइम से जो है ख़राब थी, और ये नए और फ्रैक्टेशियस फेज़ जो है इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में आने वाला है। तो हाल फिलहाल में हमने देखा कि अभी न्यूज़ थी कि मार्शल आर्ट ट्रेनर भी आ रहा है उनको ट्रेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना टोन डाउन करने की जगह अपने LAC के एरियाज़ में बिल्डअप जो है हैवी कर रहे हैं। अब देखिए, चाहे वो कितना भी दूसरे अपनी नेबरिंग कंट्री को कंट्रोल करने के लिए बिल्डअप करें, पर जितना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है उतना ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक नया डिफरेंट नॉर्मल जो है हमें फेस करने को मिलेगा, और कभी भी चीज़ें इससे जो है डाउनग्रेड और हो सकती हैं। क्योंकि एक और ये भी न्यूज़ आई थी कि इवन चाइना PLA के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान साइड पे उड़ान भर रहे हैं, रिफ्यूलिंग हुई थी। ये चीज़ें हमारे कंफर्म सोर्सेज ने बताया है, पाकिस्तान के अंदर जो सोर्सेज हैं वहाँ से ये बात जानकारी पूरी कंफर्म्ड है कि PLA के जेट्स जो है पाकिस्तान के ऊपर भी उड़ान भर रहे हैं। अब चाहे वो अपने CPEC को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐसा कर रहे हो, बट अल्टीमेटली जो थ्रेट है वो थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है, स्टेक्स काफ़ी हाई हैं इस रीजन में।
डिबेट इंडिया की साइड पे जो भी है अभी तक वो लिमिटेड है कि चाइना ने जो है वायलेशन किया है स्टेटस क्वो का। बार बार प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी जो है एक्यूज़ किया, इवन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने चाइना को एक्यूज़ किया है कि वो ब्रेजनली और इलीगली इंडियन टेरिटरी को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि गलवान वैली। और ये बात सही है, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि इंडिया बेसिकली बॉर्डर बाउंड्री जो है शेयर करता ही नहीं है चाइना के साथ, तिब्बत के साथ शेयर करता है, जो कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अब उन्होंने बाई फोर्स किया, वर्ल्ड ने ये नहीं देखा, वर्ल्ड ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। तो अल्टीमेटली जो है चाइना का जो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग है, और चाइना एक रिविजनिस्ट स्टेट है, तो हम ये बात भी देख चुके हैं, चाइना एक रिविजनिस्ट स्टेट है, उसके साथ साथ इसकी जो है एग्रेसिव पोस्चरिंग है, ये सब चीज़ें जो है एग्रावेट कर देती हैं इंडिया चाइना रिलेशनशिप को लेकर के, और सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। अब चाइना का जो रिएक्शन है वो कंसिस्टेंट है, और वो बार बार इंडिया को बोल रहा है कि इंडिया गलवान वैली से मूव आउट करता हुआ न करे। तो ये अगेन यहाँ पे सलामी स्लाइसिंग है। गलवान कभी इनका था नहीं। गलवान का आपको मैंने ओरिजिन तक बताया, ये इंडियन एक्सप्लोरर के नाम पे जो है रसूल गुलाम गलवान के नाम पर पे इस वैली का नाम गलवान है। हिस्टोरिकल क्लेम की बात जो है चाइना बार बार करता है कि हमारा साउथ चाइना सी के ऊपर हिस्टोरिकल क्लेम है, तो अगर आप हिस्टोरिकल क्लेम बोले, और ये रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल क्लेम है, क्योंकि ये गलवान वैली की डिस्कवरी तक रसूल गुलाम गलवान ने की थी, जो कि इंडियन एक्सप्लोरर थे, उनके नाम पर इस वैली का नाम जो है गलवान वैली रखा हुआ है। तो ये कभी जो है चाइना का हिस्सा था नहीं ये वैली। चाइना का ये जो क्लेम है ये टोटली इलीगल है, जो ना तो इस क्लेम को जो है हिस्ट्री सपोर्ट करती है, ना ही इस क्लेम को ज्योग्राफी सपोर्ट करती है। उसके बावजूद चाइना का जो कंसिस्टेंट रिएक्शन है कि इंडिया मूव आउट करे गलवान के बाहर, ये जो है अब हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो गलवान हाइट में हुआ उसको एक रीप्ले नहीं देख सकते आप देप्सांग का या चुमार का या डोकलाम का, क्योंकि देखिए देप्सांग हो, चुमार हो या डोकलाम हो, 72 डेज जो है डोकलाम का क्राइसिस चला था, बट कहीं पे भी कोई भी ब्लड स्पिल नहीं हुआ था। अब एक जो प्रेसिडेंट बन गया ब्लड स्पिलेज का, उसने कहीं ना कहीं दोनों साइड के जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उसको फ्यूल अप कर दिया है, और दोनों साइड जो है अब एक स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए। ये नई और डिफरेंट सिचुएशन है, और इंडिया को श्रिंक नहीं करना है कोर इश्यूज़ से, जो कि हमारे चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप को के बीच में आते हैं। वो कोर इश्यूज़ जो हमारे जो है ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो एक दूसरे को के रिलेशनशिप में खटास लाने का काम करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, चाइना का जो असर्शन है कि पूरी गलवान वैली उसकी है, तो उसका कुछ हमें केयरफुल एनालिसिस करनी होगी। पहली चीज़ ये है पॉइंट 14, जो अभी पेट्रोल पॉइंट 14, जो PP14 आपने जो है न्यूज़ में पढ़ा होगा बार बार, वहाँ पे अगर चाइना आ जाता है तो चाइना को क्या मिलेगा, उसका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है। देखिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये है कि वो पूरी जो वैली है उसको स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल कर पाएगा, और उस वैली से वो जो है हमारा ये जो PP.14 ना, अगर मान लीजिए इसको ऑक्यूपाई कर लेता, आप देखिए ये हमारा डारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड, DBDRO रोड जो हम बात करते हैं, इसके जस्ट मतलब ये इसको पैरेलली है। पेट्रोल पॉइंट 14 और ये डारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एकदम सामने हैं। यहाँ से चाइना पूरे इस रोड के ऊपर कब्जा कर सकता है, रोड को कंट्रोल कर सकता है, और हमारी जो स्ट्रैटेजिक लाइंस हैं उनको कभी भी कट ऑफ कर सकता है। ये सबसे बड़ा, और ये जो रोड है ये काराकोरम पास तक जाता है। तो अगर चाइना पेट्रोल पॉइंट 14 पे आ जाता है तो ये पूरा जो है स्ट्रैटेजिक एरिया ये चाइना कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इसलिए चाइना इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट की सलामी स्लाइसिंग की जा रही है चाइना के द्वारा। अब एक और जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि चाइना का जो इंसिस्टेंस है कि पूरी गलवान वैली उसकी है, उसके सीरियस उससे जो है काफ़ी ये सीरियस इसका इंसिस्टेंस है, और ये स्टेटस को फंडामेंटली चेंज कर देगा। फाइनली गलवान वैली पर जो क्लेम लगा रहा है चाइना, इसने पुराने इश्यूज़ को ओपन अप किया है। तो 1962 में भी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुई थी वो गलवान वैली को लेकर के ही हुई थी। अगर आपने 1962 का जो है पेपर उठा के देखेंगे जुलाई का, उस वक्त भी यही क्लेम था, उस वक्त भी सिमिलर हालात बने हुए थे, और ये जो है दोबारा चाइना 1962 की कॉन्फ्लिक्ट के इशू को ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है, और इसने विलिंगनेस शो करी है कि ये नए कन्फ्रंटेशन पे एम्बार्क करेगा अपने क्लेम्स को ले करने के लिए, अपनी जो है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए। एम्बिग्युइटी जो है एग्जिस्ट कर रही थी इस एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, और चाइनीज़ की जो क्लेम लाइन है वो नवंबर 1959 की है, जहां पर उन्होंने जो है बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था।
और इंडिया कहता है कि आप जो है सितंबर 1962 वाली लाइन को मानिए, क्योंकि आप 1962 की बात करते हैं तो सितंबर 1962 को मानिए, जिसमें जो है बहुत सारा जो गलवान वैली का एरिया है वो इंडिया के कंट्रोल में था। तो रिसेंट ईयर में दोनों साइड्स ने रिफ्रेन किया है इस इशू को ओपन करने के लिए, बट चाइनीज़ ने कभी भी अपना क्लेम गिव अप नहीं किया था और इसने जो है यूनिलेटरली डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना अब जो मैटर है वो अपने फेवर में सेटल करने की कोशिश कर रहा है। अगेन ये सलामी स्लाइसिंग का एक एग्जाम्पल है जिसको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इंडिया को अब इंडिया को मेजर अप करना पड़ेगा इस चैलेंज को, और इंडिया को जो है इफेक्टिवली इस चैलेंज को मीट करना होगा। अब चाहे आप डिटरेंस बाय पनिशमेंट यूज़ करें, चाहे आप डिटरेंस बाय डिनायल यूज़ करें, चाहे आप जो है एग्रेसिव पोस्चरिंग करें, चाहे आप कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी लगाएं। ये देखिए कीवर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो आपको यूज़ करने हैं, डिटरेंस बाय डिनायल, डिटरेंस बाय पनिशमेंट, फिर ये आपको जो है एग्रेसिव पोस्चरिंग करनी है, फिर आपको जो है कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज लगानी है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगाएं, बेसिकली आपको ये सलामी स्लाइसिंग नहीं होने देनी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। हमने 1962 में हम इस बात को लेकर के लड़ गए थे, तो अब आज जो है ना 2020 है, जहां पर हमारी पोजीशन 1962 के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इस पॉइंट की अक्साई चीन को लेकर के? अक्साई चीन का क्या जो है मुद्दा है? अब अगर आप अक्साई चीन की बात करेंगे तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। इंपॉर्टेंस चाइना के लिए अक्साई चीन की ये है कि यहाँ पे देखिए हाल फिलहाल में इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। क्यों अक्साई चीन की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है? ये अक्साई चीन को ना एक टाइम पर जो है नेहरू जी ने बोला था कि ये जो है वो एरिया है जहाँ पे कुछ नहीं उगता है, हमारे लिए कोई स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं है। अक्साई चीन का जो रीजन था ये 1959 से 1962 में ये सॉल्व आउट हो सकता था। एक वक्त ऑफर किया गया था चाइना के द्वारा इस मुद्दे को सॉल्व करना, बट इंडिया ने उस वक्त जो है इस मुद्दे को लेकर के सॉल्यूशन नहीं ढूंढा था और आज हमें वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो अक्साई चीन का जो रीजन है वहाँ पे इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है चाइना के दो रीजन्स के बीच में, जिंगजियांग और तिब्बत के बीच में। यहाँ से G219 जो है इनका हाईवे जाता है और ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, जिंगजियांग और तिब्बत इन दोनों को कनेक्ट करता है चाइना, मेनलैंड चाइना से। तो ये भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तिब्बत भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। तिब्बत में एथनिक बुद्धिस्ट रहते हैं, जिंगजियांग में उइघुर मुस्लिम्स रहते हैं, और दोनों ही जो है जो ओरिजिनल हान पॉपुलेशन है चाइना की उससे जो है संबंध नहीं रखते हैं। एथिकली जो है ये टोटली अलग रीजन्स हैं, इस वजह से ये अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं चाइना के साथ, और इसीलिए चाइना को इन रीजन्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए जो डिक्टेटर होता है ना, जो दबाता है, उसको दबाने के लिए अपनी सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। अब अगर ये इंडिया भी मल्टी एथनिक कंट्री है, बट इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसलिए इंडिया में जो है ये प्रॉब्लम नहीं आती कि सेंटर को हर जगह जो है जाकर के कंट्रोल करना है। बट ये जो रीजन्स हैं चाइना की, अगर हम बात करें तो चाइना एक डिक्टेटोरियल उस पार्टी के अंडर में काम करती है, इसीलिए चाइना के लिए ये दोनों रीजन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको दबाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऑलमोस्ट जो है 40% चाइना की टेरिटरी है ऑलमोस्ट, तो इसको जो है सेफगार्ड करने के लिए चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्रेसिव पोस्चरिंग की बात कर रहा है, अपनी एक्साइज चीन के जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दिया है। अब देखिए एक और जो चाइना में एंग्जाइटी का रीज़न है वो ये है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है लद्दाख। तो चाइनीज़ इस बात से भी डरे हुए हैं कि कहीं इंडिया जो है उनके स्ट्रैटेजिक असेट्स को, जैसे कि CPEC जो जा रहा है उस एरिया में, या फिर कल को जो हमारे पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा कि एक्साइज चीन इंडिया का है और POK इंडिया का है और हम उनको वापस लेंगे। और चाइना को एक बात समझ में आ गई है, इवन पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई है कि गवर्नमेंट के अंदर रिजॉल्व है, इंटेंट है, और इंटेंट है इसका मतलब वो कल को कहीं ना कहीं स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। और इसी वजह से चाइना जो है प्री एम्प्टिवली एग्रेशन दिखा रहा है, जिससे कि इंडिया सोचे भी ना उस बारे में। तो ये रीजंस हैं जिस वजह से चाइना का आप एग्रेशन देख सकते हैं। अब आप इंटेलिजेंट हैं, आप चाहें तो ऑथर के साथ आप एग्री कर सकते हैं या नहीं करें, नेशनल इंटरेस्ट में आप सोच सकते हैं, या फिर आप ये दोनों तरफ से आप एनालाइज कर सकते हैं इस इशू को कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम एक्साइज चीन को लें, क्या वो हमारे लिए उसकी कितनी नेशनल इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो कॉस्ट ज़्यादा है
या फिर हमारे बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में एनालाइज करके देखिएगा। काफ़ी बार मैंने इन इश्यूज़ के बारे में आपको टच कराया है, तो आपको अब तक जो है इतना इस बारे में एक्सपर्टाइज आ गई होगी कि आप इन चीज़ों के बारे में एक न्यूट्रल माइंडसेट से एनालिसिस कर सकें। आप जो भी एनालिसिस आपको लगे वो आप जो है करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखते हैं कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं। मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या इंडिया को एग्रेसिव पोस्चरिंग करके पीओके और अक्साई चीन के ऊपर अपने क्लेम्स रखने चाहिए या फिर वो क्लेम्स छोड़ देने चाहिए। क्योंकि अगर क्लेम्स रखती है तो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ बढ़ेंगे। तो अब आप इस को सोच के देखिए कि रखना चाहिए क्लेम या फिर गिव अप कर देना चाहिए। तो ये आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब इंटेलिजेंस असेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बार बार ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को उठा रहा है और बहुत ज़्यादा इस बारे में जो है क्वेश्चनिंग की जा रही है कि चाइनीज़ का इतना बिल्डअप हो गया, सैटेलाइट इमेजरी से पता चल रहा है इतना बिल्डअप हो गया, और इंडियन पॉलिसी मेकर्स तक ये बात कैसे नहीं पहुंची। लीडर्स को कोई भी बेटर डिसीजन मेकिंग करनी है तो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास फंडामेंटल रियलिटी का इंटेलिजेंस आ सके। मतलब जब आपको पता हो चल क्या रहा है। जब आपको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है तो आप जो है काउंटर मूव नहीं कर सकते ना। आपने काउंटर स्ट्राइक खेला होगा तो आपको पता होगा कि ओपोनेंट जो मूव करता है उसके बेसिस पे आप काउंटर मूव करते हैं। तो गेम थियोरी में, मतलब कि जब भी कॉम्पिटिटिव गेम थ्योरी की अगर हम बात करें, गेम थ्योरी में जो है हमेशा काउंटर मूव करने के लिए मूव्स पता होने ज़रूरी है। और यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कमियां आई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जहां से हमारे पास ऑल्दो हाई क्वालिटी इमेजरी है, NIT है, हमारे पास सिग्नल्स इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जो है हमारे नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करते हैं। इनके पास ये जो है हाई सेटेलाइट इमेजरी है जो कि ओपन स्पेस में अवेलेबल नहीं है। वो सब होने के बावजूद भी चाइनीज़ मूवमेंट को हम ट्रैक क्यों नहीं कर पाए। तो ये एक जो है फेलियर है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ये एक फॉल्ट है जहाँ पर आप एडिक्वेट मेजरमेंट नहीं कर पाए चाइनीज़ बिल्डअप का, और उसके कंपैरिजन में हमने भी जो है इक्वल ट्रूप मोबिलाइजेशन LAC पे नहीं किया और LAC के सभी पॉइंट्स पर नहीं किया। तो ये एक जो है यहाँ पे हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि जब चाइना जो है हमेशा मूव्स पहले चाइना की तरफ से आते हैं और हमें हमेशा रिएक्शनरी पॉलिसी करनी होती है, तो फिर हमारी जो है इंटेलिजेंस फेलियर का बिल्कुल हमारे यहाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 1% भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो हमारी जो है स्ट्रैटेजिक लॉस हमें फेस करना पड़ेगा। हमारी टेरिटरीज जो है निबल हो जाएंगी चाइना के द्वारा। यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल काफ़ी क्रूशियल है। और क्यों जो है उन्होंने रियल इंटेंशंस को असेस नहीं किया और कोहेरेंट असेसमेंट नहीं हो पाया, तो इसके लिए जवाबदेही क्लियरली बनती है। इतनी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड एफर्ट्स है, इंटेलिजेंस एनालिसिस है, इतनी स्किल्स होने के बावजूद भी ये इंसिडेंट्स में क्यों जो है एक कमी आई, इसमें क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाने भी चाहिए सबके द्वारा। उसके अलावा दूसरा जो एक फेलियर है कि चाइनीज़, इतनी ज़्यादा हमें पता है कि चाइनीज़ की इंटेंट क्या है, उसके बावजूद हम चाइनीज़ के माइंड को क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं समझ पाए कि चाइना जो है कभी भी अपने क्लेम्स को गिव अप नहीं करेगा। और ये जो है फेलियर ना सिर्फ इंडिया का है, ये सबसे बड़ा फेलियर यहाँ पे USA का है। आज जो चाइना है, चाइना को स्ट्रॉन्ग करने में कहीं ना कहीं हाथ USA का है। USA ने खुद बोला कि उन्होंने एक फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर खड़ा किया है। आज आप जाके पढ़िएगा फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको स्मॉल में बहुत ही बेसिक बता देती हूँ। फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर का मतलब है आपने जिसको जन्म दिया वो आपको खाने को आ जाए। तो ये जो है चाइना का कहीं ना कहीं चाइना में को जो स्ट्रेंथन किया है, चाइना को एज ए सुपर पावर में के रूप में प्रॉप अप किया गया है, ये USA के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे USA का एक बड़ा फेलियर है। इंडिया का ये फेलियर है कि हमने एडिक्वेट चाइनीज़ स्टडी नहीं की। देखिए चाइना क्या करता है, चाइना में जो है इंडिया के लिए एक अपनी पूरी लॉबिंग ब्रांच है जो इंडिया के हर व्यक्ति की प्रोफाइलिंग करती है जो भी पावर पोजीशन पर है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि एक USA के जो सेक्रेटरी के द्वारा लिखा गया था, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है चाइनीज़ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। उन्होंने बताया कि अब तक चाइना के पास जितने बार जो समिट लेवल मीटिंग्स हुई हैं, तो वो अब तक जो है चाइना के प्रोफाइलर्स ने पूरी प्रोफाइल बना रखी होगी मोदी की, अमित शाह की, जो भी हमारे मिलिट्री हेड्स हैं उनकी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, और किस तरह से हम एक्ट करते हैं, ये सारी जो है उनकी यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजिक जो है असेसमेंट होता है अपने एनिमी का, ये इंडिया के अंदर क्यों नहीं होता? हम क्यों कहाँ फेल कर गए कि हमने जो है उनकी प्रोफाइलिंग नहीं की, हमने उनके इंटेंट्स उनके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। ये एक हमारा और फेलियर है और यहाँ से हमें लेसन लर्न करना है चाइना से। चाइना में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ फेलियर आता है, तुरंत उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ उसमें जो है चाइनीज़ को लॉस फेस करना पड़ा, तुरंत वो मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट को लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया को लेसन लर्न करना है चाइना से। हमारी क्या गलती है? हम एक गलती करते हैं, उसके बाद दूसरी वही दोबारा वही गलती करते हैं, तीसरी बार वही गलती करते हैं। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा फेलियर है और हम इंटरनेशनल लेवल पर जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो हम इस तरह की गलतियां रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें चाइना से लर्न करके स्ट्रैटेजिस्ट लेकर के आने होंगे जो कि पूरी प्रोफाइलिंग करें बिल्कुल चाइना की तरह, और चाइना के मूव्स को उसके दिमाग के अंदर घुस करके पहले से समझने की कोशिश करें। फिर एक और जो चाइना का प्री ऑक्यूपेशन है, चाइना का करंट प्री ऑक्यूपेशन है इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना जो है फील करता है कि इंडिया जो है यूएसए के साथ ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली अलाइन कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें जो है एसेस करने की ज़रूरत है। एक और जो यहाँ पे बात की गई है कि समिट लेवल जो डिप्लोमेसी होती है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि समिट लेवल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि सिर्फ लीडर्स के आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे डिप्लोमेसी चलती है। तो ये सस्टेनेबल डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी हमेशा डिप्लोमेट्स के द्वारा की जानी चाहिए जो कि स्पेशलाइज होते हैं डिप्लोमेटिक एरिनाज में, डिप्लोमेटिक बातचीत में। तो ये भी एक फेलियर रहा जहाँ पे इंडिया ने समिट लेवल डिप्लोमेसी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाई और फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो रिलेशनशिप थे उसको जो है बैक ट्रैक पे रख दिया, जिसकी वजह से जो है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हम अपने कन्वे नहीं कर पाए एक दूसरे को, और ये प्रॉब्लम्स जो है मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हमारे फेलियर्स हैं उनको हमें अब प्लग इन करना है। रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं, मान के चलना है कि रिलेशनशिप ख़राब हो चुके हैं, अब हम जो गैप्स हैं उनको प्लग इन करें जिससे कि और ज़्यादा इंडिया को जो है स्ट्रैटेजिक लॉसेस ना फेस करने पड़े।